नमस्कार। मैं हूं संजय पवार। मैं सतारा महाराष्ट्र से आपसे वीडियो के माध्यम से रूबरू हो रहा हूं। आप देख रहे हो दिव्य ऊर्जा ज्योतिष प्रबोधन। ये चैनल हमारा नहीं, हम सभी का ये चैनल है ज्योतिष कुंडली शास्त्र के ऊपर भाष्य करने वाला। यानी जो ज्योतिष कुंडली शास्त्र का जो वजूद है, जो मूल उसकी जड़ है, उसी के ऊपर हम लोग संवाद करते हैं। मेरा काम है ज्योतिष शास्त्र की ये जो नींव है, उस नींव को उजागर करना। क्यों कि आज तक उस ज्योतिष शास्त्र यानी ज्योतिषीय कुंडली शास्त्र की जो प्रमुख नींव है, मूल नींव है, उसको दबाया गया है। उसी को उजागर करने का प्रयास करता हूं मेरे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। ज्योतिषीय कुंडली शास्त्र की नींव क्या है? तो जैसे हम देखते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग तरह से हम कुंडली को जानते हैं, कुंडली को प्रेजेंट करते हैं। यानी जो ग्रह नक्षत्र की जो गोचर चलती है, उसके ऊपर उसके अलग अलग परिणामों के ऊपर भाष्य करते हैं। मगर असल में अभी हमारे सामने जिस तरह का ज्योतिष रखा जाता है, उसमें और ज्योतिषीय कुंडली शास्त्र की नींव में बहुत अंतर है। हालांकि ज्योतिषीय कुंडली शास्त्र की जो मुख्य नींव है, जो आधार है, मूल है, जड़ है, वो है जो कुंडली शास्त्र में एक जो पद्धति है, उसे कहते हैं जन्म नक्षत्र गोचर पद्धति, यानी जिसे नवतारा चक्र पद्धति भी कहा जाता है। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र की नींव, जिसे हम नवतारा चक्र पद्धति भी बोलते हैं और जन्म नक्षत्र गोचरी भी बोलते हैं। ये मुख्य भाग बोलते ना, मुख्य उसको ज्योतिषीय कुंडली का आत्मा है वो। क्योंकि इस नवतारा चक्र में या जन्म नक्षत्र गोचर पद्धति में सिर्फ एक ही बात को हाईलाइट किया जाता है, वो है आपको आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी जन्म नक्षत्र की माध्यम से आपको जिंदगी में, आपके जीवन में हर रोज की जिंदगी में अशुभता, तकलीफ, नुकसान किस माध्यम से होने वाला है, उसको उजागर किया जाता है। यानी ये समझने के लिए पहले आप अपने हमको सबको यानी आपको जन्म नक्षत्र गोचरी की जो रचना है, यानी नवतारा चक्र की जो रचना है, उसको समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। जन्म नक्षत्र गोचरी की रचना यानी नवतारा चक्र की रचना ऐसी है। शुरुआत होती है उसकी जन्म यानी जन्म नक्षत्र बोलते हैं ना हम लोग, जिसको हम चंद्र का नक्षत्र भी बोलते हैं ना। तो जन्म नक्षत्र पहली पायदान पे आता है। दूसरे पायदान पे आता है संपत। नवतारा चक्र की जो रचना है वो बता रहा हूं। पहले आता है जन्म, जो शुभ माना जाता है। दूसरे पायदान पे आती है संपत यानी संपत नक्षत्र,
पहले पायदान पे जन्म नक्षत्र, दूसरे पायदान पे संपत नक्षत्र यानी संपन्नता दायक नक्षत्र, तीसरे पायदान पे आता है विपत नक्षत्र, जो कि उसके जो नाम दिया है विपत यानी विपत्तिकारी। आपके जीवन में जो जो विपदा आने वाली है उसका कारण बनता है वो नक्षत्र, यानी हमारे जन्म नक्षत्र के आगे आने वाला तीसरा नक्षत्र। चौथे पायदान पे आता है क्षेम, शुभ नक्षत्र। फिर से पांचवें पायदान पे आता है प्रत्यय यानी प्रताड़ना, अवहेलना, अपमान यानी प्रताड़ना जन्य, अवहेलना कारक, अपमान कारक जो भी अनुभव हम करते हैं अपने जीवन में, उसका कारण होता है वो प्रत्यय नक्षत्र, यानी अपने जन्म नक्षत्र के आगे आने वाला पांचवा नक्षत्र। छठा नक्षत्र होता है साधक, यानी साधक साध्य करके देने वाला, यानी आपको कोई भी चीज आप करें तो उसको साध्य करके देने के लिए जो सहायक होता है वो होता है हमारे जन्म नक्षत्र के आगे आने वाला छठा नक्षत्र। और सातवें पायदान पे आता है वध नक्षत्र, जो अपने उस पायदान को जो नाम दिया है वध, यानी पूरी तरह से अशुभ। आठवें पायदान पे मित्र नक्षत्र आता है और नौवें पायदान पे अति मित्र यानी परम मित्र नक्षत्र आ जाता है। यही सिलसिला जैसे अश्विनी से लेके जन्म नक्षत्र अश्विनी से लेके अश्लेषा नक्षत्र तक ये सिलसिला जैसे होता है, वैसे ही मघा नक्षत्र से लेके ज्येष्ठा नक्षत्र तक और मूल नक्षत्र से लेके रेवती नक्षत्र तक, ये 3 स्लॉट है ना 27 नक्षत्र के, ये 9 के स्लॉट है। जो जिस अंदाज से जन्म नक्षत्र से तीसरा आने वाला नक्षत्र ये विपत्तकारी है, वैसे ही जन्म नक्षत्र से आगे आने वाला 12वां नक्षत्र भी विपत्तकारी ही होता है और 21वां नक्षत्र भी विपत्तकारी होता है। उसी अंदाज से जन्म नक्षत्र से 5वां आने वाला प्रत्यय नक्षत्र वो भी प्रत्ययी हो, उसी तरह से जन्म नक्षत्र से आगे आने वाला 14वां नक्षत्र भी आपके लिए अशुभकारी है। उसी अंदाज से जन्म नक्षत्र से आगे आने वाला 23वां नक्षत्र भी 23 नंबर वाला नक्षत्र भी आपके लिए प्रत्ययी होता है। और जन्म नक्षत्र से आने वाला 7वां नक्षत्र जैसे वधकारी है, उसी अंदाज से जन्म नक्षत्र से आगे आने वाला 16वां नक्षत्र भी आपके लिए अशुभ है। उसी तरह से तीसरे स्लॉट में आपके जन्म नक्षत्र से आगे आने वाला 25वां नक्षत्र भी आपके लिए वधकारी है। यानी कुल मिला के आपके जन्म नक्षत्र के आगे आने वाले 9 नक्षत्र, सिर्फ 9 नक्षत्र आपके लिए अशुभतादायक होते हैं। उसके अलावा ज्योतिषीय कुंडली शास्त्र में आपको कोई भी ग्रह या नक्षत्र अशुभतादायक होता नहीं है। नवतारा चक्र में, या आप उसे कहें जन्म नक्षत्र गोचर पद्धति में, सिर्फ 9 नक्षत्र आपकी जन्म नक्षत्र के हिसाब से उस सीरियल में आने वाले विपत, प्रत्यय और वध नक्षत्र की जो 9 नक्षत्र आते हैं, वही सिर्फ आपको आपके जीवन में अशुभता प्रदान करने वाले होते हैं।
इनके अलावा आपके जीवन में अशुभता क्यों कोई भी नहीं ला सकता, न दे सकता है। पक्की बात रखिए, अपने दिमाग में पक्का करके रख दी इस चीज को। ये 9 नक्षत्र जिस किस जो भी कोई अंदाज में आपको चालू वर्तमान ग्रह नक्षत्र गोचरी में जहां जहां इनका काम बनता है, यानी ये कौन से रूप में सामने आते हैं। तो एक तो विपत्त प्रत्यय और वध नक्षत्र प्रत्यक्ष रूप में नक्षत्र करके सामने आते हैं। दूसरी तरह से देखा जाए तो नक्षत्र के स्वामी यानी विपत्त नक्षत्र के स्वामी वो भी अशुभ गिने जाते हैं। ऊपर से उसके आगे नक्षत्र चरण स्वामी जो वो तो नक्षत्र पाद स्वामी जो है चरण स्वामी, वो भी अगर विपत्त प्रत्यय वध हो रहे हैं उसी रूप में भी वो अशुभतादायक होते हैं। और आखिरी में बचा राशि। ये सारी गोचर जो है वो यानी ग्रह नक्षत्र नक्षत्र चरण ये राशि में से ही गोचर करता है ना वो ग्रह। तो वो जो राशि स्वामी है वो भी अगर विपत्त प्रत्यय वध नक्षत्र वध हो रहा है तो वो भी अपने अपने हिसाब से अशुभता प्रदान करता है। यानी कुल मिला के अगर हम लोग कोई भी फलित किसी भी ग्रह का कोई भी फलित अगर 100% में गिनते हैं, अब कोई भी फलित अगर 100% में गिनते हैं तो उसमें से उस फलित के 100% में से शुभ कितना टका है और अशुभ कितना टका है, ये परफेक्टली बताने वाला सटीकता से बताने वाला आपका जन्म नक्षत्र गोचर है, आपकी नवतारा चक्र है। उदाहरण के तौर पर एक मैं उदाहरण लेते हैं। जो उदाहरण उस उदाहरण का सिर्फ ग्रह अलग हो जाएगा। यानी अभी हम लोग उदाहरण लेते हैं चंद्रमा का, जो कि बहुत तेज गति से भ्रमण करता है। तो मैं चंद्रमा का उदाहरण क्यों ले रहा हूं, क्योंकि चंद्रमा ही सबसे ज्यादा स्पीड से चलने वाला ग्रह है, ठीक है ना। उसके पहले उसी को जोड़ के मैं साथ में आपको जो चंद्रमा के जो जन्म नक्षत्र है, चंद्रमा के जन्म नक्षत्र कौन से हैं? रोहिणी हस्त और श्रवण। रोहिणी हस्त और श्रवण, ठीक है। उस रोहिणी हस्त और श्रवण को राहु शनि और केतु ग्रह और उन्हीं के 3 नक्षत्र अशुभतादायक होते हैं। चंद्र की जो जन्म नक्षत्र है, जिनका जन्म नक्षत्र रोहिणी हस्त या श्रवण में आते हैं, उनके लिए अशुभतादायक कौन कौन होते हैं? तो राहु शनि और केतु। यानी राहु के 3 नक्षत्र, केतु के 3 नक्षत्र और शनि के 3 नक्षत्र। उसमें से राहु आता है विपत्तकारी, शनि आता है प्रत्यरी और केतु आता है वधकारी, ठीक है। तो इसको फलित रूप में उस फलित के 100% के गुणांकन में कैसे अलग अलग देखा जाएगा कि वो उस फलित का 100% में से, यानी चंद्र ही समझो, चंद्र का ही अपन फलित देखेंगे। चंद्र अपने ही नक्षत्र में है जो रोहिणी नक्षत्र है। एक मान के चलिए कि चंद्र अपने ही रोहिणी नक्षत्र से गोचर कर रहा है और उस रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण से गोचर कर रहा है, ठीक है ना। अभी रोहिणी का जो प्रथम चरण है वो है मंगल का,
और ये नक्षत्र कहाँ पे आता है? तो मेष राशि में आता है। ठीक है ना? तो उस अंदाज से हमें अभी चंद्रमा का जो फलित हमारे सामने आता है, उस फलित को हम 100 गुणांकन में, यानी 100 गुण दे के, फलित का सुगुण अगर 100 गुण देते हैं तो उस 100 गुणों में अशुभ गुण कितना टका है और शुभ गुण कितना टका है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। माफ कीजिए, वो डाउट था मुझे, इसलिए मैं चेक किया। रोहिणी नक्षत्र का पहला चरण ये वृषभ राशि में आता है। ठीक है ना? तो अभी हमको देखना है चंद्रमा का जो फलित हमें मिलता है, उस फलित का शुभ कितना टका होता है और अशुभ कितना टका उसमें फलित होता है। तो मान लीजिए कि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण से गुजर रहा है, गोचर कर रहा है, जो कि वृषभ राशि से गोचर करता है। तो ये सारी सिचुएशन को, ये सारे कॉम्बिनेशन को हमको 5 भागों में विभागना है, जिसे हम फलित पंचांग भी बोलते हैं। ग्रहों का जो फलित है, उस फलित में 5 अंग होते हैं। जो फलित हमारे सामने उजागर होता है, उसको उजागर करने के लिए 5 अंगों से सहायता होती है। जैसे पहला जो अंग है, यानी 100 में से एक 20-20 का एक अंग हो गया ना, 20-20 टका का एक अंग हो गया। ऐसे 5 अंगों के 100 टका हो जाता है। तो पहला जो अंग है, यानी पहला जो 20 टक्का है, वो किसका होता है? तो ग्रह का होता है, यानी चंद्रमा का हो गया। दूसरा होता है वो ग्रह जो नक्षत्र से गोचर कर रहा है, उस नक्षत्र का 20 टक्का होता है। उसके बाद में तीसरा होता है उस नक्षत्र का जो स्वामी है, उसका 20 टक्का होता है, 60 टका हो गया। चौथा अंग है वो ग्रह जिस नक्षत्र में से गोचर कर रहा है, वो उस नक्षत्र के जो भी चरण से जा रहा है, यानी अपन देख रहे हैं कि पहले चरण से जा रहा है, तो वो चरण का स्वामी जो होता है, जैसे ये उदाहरण में क्या आ गया, रोहिणी नक्षत्र का प्रथम चरण का स्वामी है मंगल, तो मंगल आ गया, यानी ये 80 टका हो गया। अभी आखिरी 20 टका जो है, यानी ये चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण से जब गोचर करेगा तो वो वृषभ राशि से गोचर करता है ना, तो वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। तो 5वां 20 टक्का किसका हो गया? तो शुक्र का हो गया। यानी यहाँ पे फलित पंचांग के 5 अंग हमें मिले ना, एक तो चंद्रमा, ऊपर से रोहिणी नक्षत्र, ऊपर से फिर से चंद्रमा, उसके बाद में मंगल और उसके बाद में शुक्र। तो ये 5 भागों में रोहिणी नक्षत्र यानी चंद्रमा की नक्षत्र को अशुभ फलित देने वाले शनि, राहु, केतु है किसी भी अंदाज से, यानी नक्षत्र के अंदाज से, चरण के अंदाज से, नक्षत्र स्वामी के अंदाज से या राशि स्वामी के अंदाज से तो नहीं है। इसका मतलब वो चंद्रमा पूरे उसके 6 घंटे में 100 टका शुभ फलित दे रहा है। आगे बात ध्यान में, ऐसे ही हर एक ग्रह का जब हम इस तरह से यानी फलित पंचांग की पद्धति से अगर उसको अवलोकन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली जो फलित हम अभी भोग रहे हैं उसमें से शुभ कितना टका है और अशुभ कितना टका है।
अभी जो हमने उदाहरण देखा वो तो 100% शुभ फलित दे रहा है। मान के चलिए कि चंद्रमा आद्रा नक्षत्र से चल रहा है, ठीक है। तो आद्रा नक्षत्र के अभी हम लोग ऐसा उदाहरण सामने लेंगे ना कि तुरंत इसका संबंध इससे जुड़ जाएगा, यानी रोहिणी नक्षत्र को, यानी चंद्रमा की जन्म नक्षत्र को जो राहु शनि केतु अशुभ है उनसे जुड़ जाए हुए, तो उसमें से हमको जो डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। समझो आद्रा नक्षत्र से चंद्रमा गुजर रहा है, आद्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण से चंद्रमा गुजर रहा है, ठीक है। तो यहां पे जन्म नक्षत्र है रोहिणी, चंद्रमा का। तो चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र से गुजर रहा है, सॉरी, चंद्रमा की जन्म नक्षत्र की फलित का हम लोग ब्यौरा ले रहे। तो चंद्र का अगर हम लोग उदाहरण लेते चंद्रमा का, तो चंद्रमा गुजर रहा है आद्रा नक्षत्र के हिसाब से, आद्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण से, क्योंकि आद्रा नक्षत्र का द्वितीय और तृतीय दूसरा और तीसरा चरण ये शनि महाराज का है, और राशि आती है मिथुन राशि बुध की। तो चंद्रमा का 100% का जो फलित हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें से शुभ कितना है अशुभ कितना है ये जानने हमारी कोशिश है। तो चंद्रमा हो गया, नक्षत्र आद्रा हो गया, आद्रा नक्षत्र का स्वामी हो गया, ऊपर से जो दूसरे चरण से जा रहा है तो उसका चरण स्वामी हो गया, और जो राशि से गुजर रहा है उस राशि का स्वामी हो गया। चंद्र, राहु, शनि, यानी आद्रा नक्षत्र, चंद्र, आद्रा नक्षत्र का स्वामी कौन है तो राहु, चरण स्वामी शनि और राशि स्वामी बुध। तो रोहिणी यानी चंद्र की जन्म नक्षत्र को अशुभ क्या क्या है तो राहु, शनि और केतु। और इस पंचांग में ये 5 भागों में चंद्र शुभ है, मगर उसका आद्रा नक्षत्र अशुभ है, और आद्रा नक्षत्र का जो स्वामी राहु वो भी अशुभ है। चरण स्वामी कौन है तो शनि है, वो भी अशुभ है, मगर बुध यानी मिथुन राशि का स्वामी बुध आता है वो शुभ है। तो चंद्रमा का ये आद्रा नक्षत्र का द्वितीय चरण से गुजरना, उसका फलित जो है सिर्फ 6 घंटे का जो फलित है, चंद्रमा हर एक नक्षत्र के एक चरणों से जब गुजरता है तो सिर्फ 6 घंटे में गुजरता है, उसकी गोचर गति के हिसाब से देखा जाए तो यहां पे चंद्रमा शुभ है, आद्रा नक्षत्र अशुभ होता है जो कि प्रत्यरी होता है, ऊपर से विपत्तिकारी होता है, ऊपर से उसका स्वामी राहु वो भी विपत्तिकारी हो गया, उसका जो चरण स्वामी है शनि वो प्रत्यरी हुआ, और राशि स्वामी भी शुभ है। तो यहाँ चंद्रमा जब रोहिणी आद्रा नक्षत्र के दूसरे चरण से गुजरता होगा, उस 6 घंटे में जो भी फलित हमको मिलेगा उस फलित में से 60% फलित ये अशुभतादायक होगा, और सिर्फ 40% शुभता उस 6 घंटे में हमें चंद्रमा के माध्यम से मिलने वाले फलित के अंदर होगी। थोड़ा इजी है ना, हमको कोई दिखने की जरूरत नहीं है कि चंद्र कौन कितने कौन से अंश पे है, उसके साथ कौन है, ऊपर से उसका दृष्टि कौन से स्थान पे है, वो हालांकि बात की बात है वो, मगर फिलहाल हम सिर्फ एक ग्रह की 100% फलित में से कितना अशुभ होता है और कितना शुभ होता है ये देख रहे हैं, और ये दिखाने का काम हर एक का अपना अपना जन्म नक्षत्र करते रहता है। आगे बात ध्यान में, क्योंकि हर एक ग्रह यानी
हर एक ग्रह बोलो या हर एक नक्षत्र बोलो, जिसको हमने एक लेबल लगा के रख छोड़ दिया है, यानी रवि, चंद्र, गुरु, बुध, शुक्र ये शुभ ग्रह है, मंगल, शनि, राहु, केतु ये अशुभ ग्रह है। ये सरासर गलत है, आधा अधूरा है। आगे बात ध्यान में, क्योंकि ऐसा होता तो जन्म नक्षत्र गोचरी यानी नवतारा चक्र में विपत और प्रत्यरी और वध में उनकी गिनती नहीं होती ना फिर। यानी जो प्रस्थापित हो चुका है, ये कर चुके हैं हम लोग, वो आधा अधूरा है, एकांगी बोलते हैं ना उसको, एक तरफा है। हालांकि कोई भी ग्रह या कोई भी नक्षत्र हमेशा के लिए ना शुभ होता है ना अशुभ होता है, और सभी को एक ही तरीके से ना शुभ होता है ना अशुभ होता है। ये बात तो 100% पक्की है ना। सोचिए इस चीज के ऊपर सोचिए, क्योंकि अभी इसके आगे की बात अब हम अगले वीडियो में इसी बात को लेकर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। मुद्दा आता है, ध्यान में आ गया। हर एक ग्रह का जो फलित होता है, उस फलित में शुभ और अशुभ फलित का परिणाम अलग अलग होता है। वो अलग अलग पन्ना, वो अलग स्थिति, अलग अलग टक्केवारी किसकी कैसी होती है, ये बताने का काम हमारा ही जन्म नक्षत्र यानी हमारा ही नवतारा चक्र हमें बताता है। हम उसको जानते नहीं है, हमको उस अंदाज से उसको पहचानते नहीं है। हालांकि वही है ज्योतिषीय कुंडली शास्त्र की मुख्य जड़। उसी के आधार पे हमको ज्योतिषीय कुंडली शास्त्र हमारे प्राप्त जीवन में एक सहायक की भूमिका निभाता है। हमने जो डर का माहौल बना के रख दिया है, और इस सर्वांग सुंदर शास्त्र को हमारे दैनंदिन जीवन को सदुपयोगी होने वाले, उपयुक्त होने वाले शास्त्र को दोष और उपायों में जकड़ दिया है। हालांकि असल बात यह है, ज्योतिष शास्त्र ये निर्दोष है, कोई भी दोष उसमें नहीं है। अगर दोष ही नहीं है तो उपायों की क्या औकात है, उपाय का कोई वजूद ही नहीं बचता ना यहाँ पे। तो इसी बात को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, आगे ले चलेंगे। विषय अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सेव कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी वीडियो का अगला भाग अगले वीडियो में हम ले लेंगे। तब तक के लिए नमो आदेश, ओम नमो आदेश, शुभम भवतु।